शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की सियासत से, जहां महाविकास आघाड़ी दाखिली रस्साकशी का शिकार होती दिखाई दे रही है। अभी कलमदानों की बाकायदा तकसीम नहीं हुई है। इससे पहले शिवसेना कोटे से वजीर अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की खबर भी आ गई है। जराये के मुताबिक अब्दुल सत्तार ने उद्धव काबीना से इस्तीफा दे दिया है। अब्दुल सत्तार ने इस्तीफा क्यों दिया, वो किस बात पर नाराज थे, इस ताल्लुक से अभी सिर्फ कयास आराइयां ही हैं। उधर कलमदानों की तकसीम के सिलसिले में महाविकास आघाड़ी की मीटिंग का सिलसिला जारी है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अभी भी जो महाविकास आघाड़ी है उसमें सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा, जबकि ये तमाम चीजें जो हैं ये सरकार बनने से पहले जो मीटिंग्स हुई थी उसमें तय हो जानी चाहिए थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो इसीलिए होता है ताकि तमाम जो पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर अपना आगे की हिकमत अमली तय कर ले, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, निश्चित तौर पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तीनों पार्टियों को काम करना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है, चाहे मंत्री किसको बनाया जाए उसको लेकर कई सारी कवायद हुई, एक दूसरे पर आरोप लगे, अभी तक विभागों का बंटवारा भी नहीं किया गया है। मलाईदार विभाग जो है हर पार्टी के नेता चाहते हैं कि सबको मलाईदार विभाग मिले, इसको लेकर जो है अभी भी जो रस्साकशी शुरू है। और एक बड़ी खबर ये थी कि अब्दुल सत्तार ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि आखिर कौन है अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार कांग्रेस छोड़ शिवसेना में आए हुए थे। अब्दुल सत्तार जो है वो विधानसभा चुनाव से पहले जो है शिवसेना में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्तार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से निष्कासित कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि जालना और औरंगाबाद में कांग्रेस ने जिन लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया था उससे सत्तार नाखुश थे, और उन्होंने इसके बाद हर्षवर्धन जाधव नाम के निर्दलीय उम्मीदवार को जो है औरंगाबाद से अपना समर्थन दे दिया था। इसके बाद जो है कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया था। उसके बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया था, फिर वो औरंगाबाद से जीते। उसके बाद उनका ये कहना था कि उन्हें कैबिनेट में जो है जगह दी जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, जिससे वो नाखुश जो है वो लग रहे थे। और एक और मैं आपको जानकारी दूं, जो एक और खबर ये आ रही थी कि 1994 में शिवसेना के जो मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित हुआ था अब्दुल सत्तार के खिलाफ। उन्हें दाऊद इब्राहिम का करीबी जो है बताया जा रहा था। उस लेख का नाम ये था कि शेख सत्तार के दाऊद गिरोह से करीबी संबंध। और आज 25 साल बाद जब ये मंत्री बने और शिवसेना में शामिल हुए तो सोशल मीडिया पर वही लेख जो है लगातार वायरल हो रहा था। उससे जो है अब्दुल सत्तार भी नाखुश थे। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि शिवसेना के कुछ नेताओं द्वारा शायद ये लेख को जो है आज सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, और वायरल होने की वजह से शिवसेना के नेता भी जो है जनता में या विरोधी जो पार्टियां उनको जवाब देने में असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि जिस शिवसेना ने 94 में ये लेख प्रकाशित किया कि अब्दुल सत्तार के दाऊद संपर्क है, तो उसी अब्दुल सत्तार को शिवसेना में शामिल कराया गया, मंत्री बनाया गया। तो कैबिनेट मंत्री न बनने की वजह से और इस लेख के वायरल होने की वजह से अब्दुल सत्तार जो है नाराज चल रहे थे। जो हमारे पास खबरें आ रही है, इस समय अब्दुल सत्तार औरंगाबाद में है, ऐसी खबरें आ रही है। और अर्जुन खोतकर जो सीनियर लीडर है शिवसेना के, पिछली सरकार में दुग्ध विकास मंत्री भी रह चुके हैं, अर्जुन खोतकर को मनाने के लिए जो है भेजा गया अब्दुल सत्तार के पास कि वो अब्दुल सत्तार को मनाए, क्योंकि एकमात्र मुस्लिम चेहरा जो है वो शिवसेना के पास है जो कांग्रेस छोड़कर आया था। और ऐसे में अगर शिवसेना जिसने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, बीजेपी से 25 साल पुराना रिश्ता भी टूटा, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी हुए, गैर विचारधारा वाली पार्टियों से हाथ भी मिलाया गया, कॉमन प्रोग्राम को बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद पहला जो विकेट गिरा है इस मंत्रिमंडल से वो है अब्दुल सत्तार का, जो शिवसेना के कोटे से मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं शिवसेना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान खड़ा हो रहा है। चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहना है कि शायद आज दिन भर में और भी नई ब्रेकिंग आ सकती है। यानी बीजेपी जो है लगातार कटाक्ष कर रही महाविकास आघाड़ी पे। वहीं अजीत पवार ने कुछ दिन पहले जो है बात की मीडिया से, ये कहना था कि आज शायद पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, लगातार महाराष्ट्र की सियासत पर तो हमारी नज़र है ही। यूपी से इस वक्त अहम खबर है, जहां मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी हैं। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी पहुंची हैं। नूरा के अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की है। प्रियंका ने मौलाना असद रजा से भी मुलाकात की है। आपको बताएं कि
पुलिस कार्रवाई में मौलाना असद जख्मी हुए थे और जो एहतजाज हुआ था सीएए के खिलाफ, वो जब पुरतशद्दुद हो गया था, उसमें जो कई लोगों की मौत हुई थी, के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। आपने देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदया को एक बहुत लंबी चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है। उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया। तो नाज़रीन, प्रियंका गांधी जो है वो मुजफ्फरनगर पहुंची हैं। वहां उन्होंने नूरा के अहल खाना से मुलाकात की, उसके वालिद से मुलाकात की, साथ ही साथ मौलाना असद रज़ा से भी प्रियंका ने मुलाकात की है। आपको बताएं कि पुलिस कार्रवाई में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे मौलाना असद, और प्रियंका का ये जो दौरा रहा है ये अचानक दौरा रहा, और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रियंका ने वहां पहुंचकर बाकायदा तमाम लोगों से मुलाकात की, उनके साथ इज़हार यगानगत किया। लगातार प्रियंका जो है वो मुजफ्फरनगर के तमाम जो मामले हैं उनको उठाती रही हैं। बाकायदा उन्होंने तमाम तफसीलात जो हैं वो प्रेस के सामने भी रखी थी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर है, यूपी की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गर्माती दिख रही है। प्रियंका जो है वो लगातार बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं, फाल नज़र आ रही हैं, और अब उन्होंने मुजफ्फरनगर में जो बेहद मुतासिर लोग थे उनसे मुलाकात की। उस पे नूरा के अहले खाना से भी मुलाकात की। नूरा वो लड़की जिसके घर में घुसकर कहा जा रहा है कि पुलिस ने तशद्दुद किया था, उसके सर पे डंडा मारा था, घर में जो साजो सामान था वो भी तबाह बर्बाद कर दिया गया था। और मौलाना असद रज़ा, उन पर भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई में वो जख्मी हो गए थे, शदीद जख्मी हुए थे मौलाना असद रज़ा, उनसे भी प्रियंका ने मुलाकात की है। और चलिए सीधे रुख करेंगे तंजीर का, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि मुजफ्फरनगर के बाद प्रियंका जो है वो अब मेरठ रवाना हो सकती हैं। तंजीर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो यूपी के जो तमाम मामलात हैं उनको लेकर काफ़ी फाल नज़र आ रही हैं। अभी क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल लीना, जिस तरह से पहले भी प्रियंका और राहुल आए थे, लेकिन दफा 144 के निफाज के हक का हवाला देकर उनको नोटिस थमा दिया गया और परतापुर से बाहर से ही उनको शहर में दाखिल नहीं होने दिया गया और मुतासरीन से मिलने भी नहीं दिया गया और उनको वापस भेज दिया गया। उसके बाद ये दूसरा दौरा, उसी वक्त इमरान मसूद ने कहा था कि वो कुछ दिनों में फिर से मुतासरीन से मिलने आएंगी, और ये दौरा उनका वही दौरा था। और मुजफ्फरनगर में उन्होंने मौलाना असद रज़ा से और जो एक हालात हुए थे उनसे मुलाकात की है, और उनके मुतासरीन से मुलाकात की, उनके घर वालों से, और उसके बाद जो है वो मेरठ की तरफ रवाना हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि शायद मेरठ बाईपास पे देहरादून हाईवे पे जो कंकर खेड़ा का इलाका है वहाँ पे वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगी, क्योंकि कुछ कांग्रेस के मकामी लीडर उनके घर वालों को, जो महलूकीन है उनके घर वालों को और मुतासरीन को, इनको लेकर वहाँ पहुंचे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो हाईवे पे ही मुलाकात करके और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। जी तंजीर, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो सियासी नुमाइंदे जो हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रियंका का जो पहुँचना है ये कहीं ना कहीं काफ़ी मायने रखता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों में कांग्रेस जो है वो एक्टिव हुई है और जो एक फ्रंट लाइन लीडरशिप जिसे कहते हैं उसमें प्रियंका गांधी की एक खास अहमियत हो गई है जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई हैं और मैदान में उतर के उन्होंने दौरे शुरू किए हैं, चाहे वो बनारस हो, ईस्ट यूपी के दौरे हो, और चाहे वो मुतासरीन से मिलने दूसरी जगह गई हो। और उसी के बाद जो है अब मेरठ और मगरबी उत्तर प्रदेश के जो अजला हैं जहाँ पर 20 दिसंबर को ये तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि पुलिस की गोलाबारी में जो है ये मारे गए 28 अमवात जो हुई है, उनमें सबसे ज्यादा 6 मेरठ में ही जो है हलाक हुए थे अफराद। तो उस चीज को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि एक विपक्ष तौर पर जो उभर कांग्रेस सामने आई है उसमें एक अहम लीडरशिप
जो है वो प्रियंका गांधी की समझी जा रही है, और उसके पीछे तमाम उनका जो कैडर है और खासतौर पर मकामी जो लीडरान थे, जो कहीं कहा जा रहा था कि वो सर्द खाने में एक तरह से चली गई थी कांग्रेस, और लोग जो है वो निकल के सड़कों पर जिस तरह से आवाम के मुद्दों को लेकर एहतजाज करना चाहिए था उसको लेकर एहतजाज नहीं कर रही थी कांग्रेस, और एक बड़ा विपक्ष जो होता है वो उसका रोल नहीं मिल रही थी। लेकिन जब से प्रियंका एक्टिव हुई है और राहुल भी उनके साथ में है, हालांकि राहुल से ज्यादा इस वक्त प्रियंका दौरे कर रही हैं, और ये समझा जा रहा है कि वो पूरी तरह से पार्टी को लीड कर रही है। और जो मकामी तंजीर आपसे यहाँ पर ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रियंका गांधी का दौरा है उसके मद्देनजर इंतजामिया के क्या कुछ वहां पर बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने अचानक दौरा किया, वहां लोगों से मुलाकात की, अब मेरठ में क्या कुछ इंतजाम? देखिए, यही वजह रही कि बिना बताए वो पहुंची, और कहा यह जा रहा था कि कुछ वहां के जो लीडरान थे, मतलब मकामी लीडरान थे, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि प्रियंका गांधी आ रही हैं और आज वो मुलाकात करेंगी। उन्होंने बहुत गुपचुप तरीके से ये दौरा किया। कुछ लोगों को ही वहां के जो जिम्मेदार थे कांग्रेस पार्टी के, उनको पता था, और उनके जरिए ही वो वहां पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। और यही जब वो मुजफ्फरनगर पहुंच गई और मुलाकात कर ली, तब ये बात जो है वो खबर फैली, और उसके बाद जो है मेरठ में भी फिर जो कांग्रेस के लीडरान थे वो एक्टिव हुए, और सुबह से ही ये कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी, हालांकि कि वो मुतासिरीन से यहाँ पर मिलकर रवाना होंगी। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों वो आई यहाँ पर, उनको बाहर से ही वापस कर दिया पुलिस ने, और उनको दफा 144 की नोटिस थमाई गई। तो उसको देखते हुए उन्होंने इस बार बड़ी एहतियात बरती, और यही वजह थी कि वो मुजफ्फरनगर पहुंची, और जब तक के कुछ बात फैलती और ये पता चलता कि प्रियंका आई है, उन्होंने मुलाकात भी कर ली, और उसके बाद जो है अब वो रवाना भी हो गई है वहां से। और मेरठ में मुतासरीन से वो मुलाकात कहाँ पर करेंगी, उसके वो भी यही समझा जा रहा है कि हाईवे पर, क्योंकि यहाँ से जो मकामी लीडर है वो लेके मुतासरीन को और जो मालिकीन के अहले खाना को वहाँ पर पहुंचे हैं, तो यही समझा जा रहा है कि वो कुछ देर वहाँ मुलाकात तो लगातार इस अहम खबर पर, प्रियंका गांधी के मेरठ दौरे पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात देने के लिए। हैदराबाद से खबर है, जहां आज 40 से ज्यादा तंजीमों ने मिलियन मार्च की कॉल दी है। सिंगारेड्डी अम्बेडकर स्टेडियम में बड़ी तादाद में लोग जमा होकर CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वाले हैं। MIM भी शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान का। अनीस, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आज का दिन जो है वो हैदराबाद के लिए काफ़ी मायने रखता है। छोटे मोटे एहतजाज जो हैं वो तो होते रहे हैं, लेकिन आज का ये एहतजाज जो है इसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है। क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, गुज़िश्ता 15-20 दिन से एक बहुत बड़े मार्च की तैयारी की जा रही थी। मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जिसमें मुस्लिम समाजी तंजीमें हैं और जो गैर मुस्लिम दलित तंजीमें भी इसमें शामिल हैं। कहा जा रहा है कि 40 तंजीमें जो है वो मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, और वो चाह रहे थे कि निकलेस रोड पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी जो है जलसा किया जाए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने हाई कोर्ट से जो है रुजू होकर जो है ये इजाज़त हासिल की है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं धरना चौक नाम है इसका, इंदिरा पार्क के सामने, यहाँ पर जो जलसे होते हैं वो उतनी बड़ी नौयत के नहीं होते। पुलिस कमिश्नर का जो है एक नोट आया है कि सिर्फ 1000 लोगों को यहाँ पर जमा होने की इजाज़त दी गई है। मेरे साथ एक ऑर्गेनाइज़र यहाँ पर मौजूद हैं, मूवमेंट फॉर पीस ऑफ जस्टिस के तेलंगाना यूनिट के सदर हैं अजीज़ साहब। अजीज़ साहब, पुलिस ने कहा है कि सिर्फ 1000 लोगों को यहाँ एक बार जमा होने की इजाज़त है, तो आप लोगों ने कहा है कि हज़ारों के लोग, बल्कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे, तो किस तरह इंतज़ाम किया जाएगा जबकि इजाज़त सिर्फ आपको 1000 लोगों की है? सवाल ये है कि अब इजाज़त आप 1000 की दीजिए या 10,000 की दीजिए, अभी एक अवामी तहरीक है, अवामी मूवमेंट है, इसको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। हुकूमत से हमने मुतालबा किया था, यहाँ पुलिस कमिश्नर से जब मुलाकात हुई थी तो हमने कहा था कि ऐसा मुकाम दीजिए जहाँ ज़्यादा तादाद में आ सकते हैं, क्योंकि इस मसले के ऊपर जो एहसासात है, जज्बात है, जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं। अगर आप रोकोगे तो फिर अंजाम की जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। इसलिए कि उसको निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है। इसके लिए हमने निकलिस रोड की बात की थी, उन्होंने उस ख्याल को मुस्तरद कर दिया, कहा कि हम किसी को इजाज़त नहीं देते।
मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पर आपके एलबी नगर के अंदर आरएसएस का जलसा हो सकता है, लाठियों के साथ मार्च हो सकता है, हजारों की तादाद में लोग आ सकते हैं, तो ये कैसी हुकूमत है जो अपने आप को सेकुलर कहती है? और हमारी दरख्वास्त को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, जबकि जो ऑर्गेनाइजर्स थे तकरीबन 10 से ज़ायद लोग जाके मुलाकात करें, और हमने कहा कि ज़मानत देते हैं हम आपको कि कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी के खिलाफ नारा लगाया नहीं जाएगा और किसी को जो है तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी, हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इजाज़त नहीं दी गई। अजीज़ साहब, 2 बजे जो है वक्त रखा गया है, अभी 12:15 के करीब का वक्त है, लेकिन ऐसा कोई नज़ारा जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि जो आप कह रहे थे, आप लोग जो कह रहे थे कि लाखों की तादाद बल्कि मिलियन मार्च इस तरह का इजलास होगा, लेकिन दिखाई नहीं देता। देखिए, अभी तो 12:10 हुए हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे मुकामात से लोग आए। मैं आपको इत्तला दे दूं कि मैं अभी छत्ता बाज़ार से आ रहा हूँ। छत्ता बाज़ार के ताजरीन ने आज दुकानें बंद कर दी हैं, और उसी तरह जो है आपके पत्थर गट्टी के ताजरीन, हमने सिर्फ मुतालबा किया था कि आप यहाँ आइए, उन्होंने अपने कारोबार बंद कर दिए। अंजुमन ताजिरान चिरम ने भी अपने कारोबार बंद कर दिए। अब नतीजा ये है कि जो आवाम में जोश व खरोश है, लेकिन लोगों के अंदर एक गलत फहमी है वो और फैलाई गई है पुलिस की तरफ से। जो आज ट्वीट आया है मिस्टर प्रसाद का, वो ये है कि 1000 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देगी। दुनिया में कोई प्रोसेशन ऐसा है जिसके तादाद पुलिस फिक्स करती है? ये कोई बात हुई कि आप तादाद फिक्स करें? 1000 से ज़्यादा आदमी नहीं है, कोई दावत तो नहीं है ना किसी फंक्शन। आपका शुक्रिया हिना, जैसा कि आप देख सकती हैं अभी जो है इंतज़ामात हो रहे हैं, साउंड सिस्टम चेक किया जा रहा है, और जो है लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस ने सिर्फ 1000 लोगों को जमा होने की इजाज़त दी है। यहाँ पर लोग अभी आ रहे हैं। यहाँ पर जो एक तंजीम है जो इस धरने में, इस एहतजाज में हिस्सा ले रही है, उसके यहाँ पर ज़िम्मेदार एक हैं अमजदुल्ला खान साहब। सर, आपसे भी मैं वही सवाल कहूँगा, अभी जो इससे पहले मैंने क्या था, पुलिस ने एक नोट जारी किया है और इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ 1000 लोग ही यहाँ पर जमा हो सकते हैं, उतने की ही इजाज़त दी गई है। देखिए, आज जो पुलिस जुस्तजू बता रही है, ये पुलिस वाले कहाँ पर थे? थोड़े दिन पहले बीजेपी का एजिटेशन हुआ बगैर परमिशन, ये पुलिस के ओहदेदार कहाँ थे जब आरएसएस की परेड हुई? तो आप खुद समझिए कि पुलिस कन्फ्यूजन पैदा करना चाह रही। पुलिस के ऊपर अमित शाह का दबाव है कि यहाँ पर जब पूरे हिंदू मुसलमान मिलके जब जमा होंगे, दरख्वास्त गुजार खुद बोल रहा 1 मिलियन मार्च, अब आप बोल रही कि 1000 जमा करो, वो भी कल रात में। तो ये सब पुलिस का खेल है, चलते रहता। अपने को अपना काम करना है, कोई अफवाहों पर। और सुबह से जो आरएसएस के लोग हैं ये फैला रहे मीडिया में। उम्मीद क्या है, कितने लोग यहाँ जमा होने की तवक्को है? देखिए, ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो कॉल दिए हैं, जिसके दिल में तड़प है, जिसको तकलीफ़ है, जो ये सीए से एतराज़ करता है, वो सब आने वाले हैं यहाँ पर। जो नहीं आ सकते, घर में बैठ के दुआ कर रहे हैं वो लोग। तो उसमें उतना सीरियस बात नहीं है कि इंशाल्लाह 2 बजे ठीक यहाँ पर मुनज़्ज़िम तौर पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके यहाँ पर एहतजाज चालू करने वाले हैं। अब वो बातें तो होते रहती, पुलिस का ये काम। कहा जा रहा था कि इसमें अजला से भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इस एहतजाज में शामिल होंगे, जबकि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर एक और बड़ा एहतजाज हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। तो ये क्यों इत्तेहाद क्यों नहीं नज़र नहीं आता है तंजीमों में, जो एक ही जो है फोकस है, एक ही जो है उनका टारगेट है कि एहतजाज किया जाए? तो ये इत्तेहाद क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, अब हमारा तो काम था, हम सबको दावत दी है। अब किसी पे बीजेपी का दबाव है, वो लोग कुछ इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कौम को जवाब देंगे वो लोग। यहाँ पर 40 तंजीमें हैं पूरे। अब मैं इस नाजुक मौक़िफ़ पे वो सब तमाम गोशों में नहीं जाना चाह रहा हूँ। हमारा मकसद सिर्फ वी आर कॉन्सनट्रेटिंग ऑन दिस इशू ओनली कि अब 2 घंटे के बाद में हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। वो जो आप बोल रहे हैं जिनका एहतजाज है वो रात में है, वो शाम में 7 बजे से 10 बजे तक है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि जितने लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप बगैर उनकी नीयत को देखते हुए, चाहे वो सियासी शुबेदेबाजी में कर रहे हैं या कुछ मजबूरी में कर रहे हैं, तमाम के एहतजाज को कामयाब करें। आज क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, हैदराबाद जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त है। जहाँ पर दिल्ली राजधानी है, वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त हैदराबाद है। तो हैदराबाद से जो चिंगारी लगती ना, वो पूरे हिंदुस्तान को जाती हो। गुजरात में फिसादात हुए थे, यही हैदराबाद के लोग 2 करोड़ रुपए जमा करके दिए। कश्मीर में जल्जला आया, यही हैदराबाद वाले
पैसा जमा करके दिए, तो अवाम में एक बेचैनी थी कि सब जगह एहतजाज हो रहा, हैदराबाद में क्यों नहीं रहा। आज हैदराबाद में है ये, कल आंध्र प्रदेश में होगा, पूरे अजलाओं में होगा और यहाँ से दिल्ली तक जाएगा। जब तक ये सीए में तरमीम नहीं लाएंगे और जब तक ये एनआरसी को नहीं रोकेंगे, ये एहतजाज जारी रहेगा। बेहद शुक्रिया हिना। जैसा कि आप देख सकती हैं, जो पुलिस ने ये कहा है कि सिर्फ 1000 लोगों के एहतजाज की जो है यहाँ पर इजाज़त दी गई है। ऐसा नहीं लगता, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। हिना जी अनीस, तो लगातार हमारी भी नज़र इस अहम खबर पर बनी हुई है। मिलियन मार्च में किस तरह से लोग जो हैं वहाँ पर कितनी तादाद में आएंगे और वहाँ पर क्या बंदोबस्त रहेगा, इसके ताल्लुक से भी लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस आपका, और आपके साथ जो खास मेहमान थे उनका भी। और नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक और बच्चे की मौत हो गई। इस तरह मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 107 हो गई। ज़राए के मुताबिक 12 में आलूदा खून चढ़ाए जाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इन्हें इलाज के लिए कोटा लाया गया था। वहीं मरकजी वजारत सेहत की टीम जेके लोन अस्पताल का जायजा ले रही है। वजारत सेहत की टीम में एम्स के सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। 1 महीने के दौरान सिर्फ कोटा में 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने रियासती सरकार पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस ने इस मामले पर किसी तरह की सियासत न करने की अपील की है। और कोटा में बच्चों की मौत पर कौमी हुकूक़ इंसानी कमीशन ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कमीशन ने 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। वाज़ेह है कि अब तक 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनंतपुरा विहार जाकर मुतासरा रुखसार बानो और उनके अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। ओम बिरला ने मुतासरा ख़ानदान की माली मदद भी की। रुखसार बानो ने 16 दिसंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी 29 दिसंबर को मौत हो गई थी। उन्होंने अस्पताल इंतज़ामिया पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में मुतनाज़ पोस्टर की वजह से हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस के दफ्तर पर मुतनाज़ पोस्टर चस्पा किया गया। पोस्टर में कोटा के अस्पताल में बच्चों के अमवात के बारे में सवाल पूछा गया। बताया जाता है कि ये पोस्टर हिंदूवादी तंजीम के लीडर अरुण चौबे की जानिब से लगाया गया। मुतनाज़ पोस्टर में लिखा गया, बनारस की आवाम पूछ रही है सवाल, कोटा में बच्चों की मौत पर क्यों खामोश है प्रियंका। और वाराणसी से हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे रवि पांडे ने यहाँ का जायजा लिया। कहते हैं बनारस से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वो बड़ा ऊपर तक जाता है। एक ऐसा ही सवाल पूछा है बनारस के हिंदूवादी संगठन ने, वो भी प्रियंका गांधी से। कोटा में 104 बच्चों के मौत पर यह सवाल पूछा गया है, वो भी पोस्टर के माध्यम से। वाराणसी के कांग्रेस के जिला मुख्यालय पर पोस्टर चस्पा किया गया है। इन पोस्टरों में कोटा में होने वाले 104 बच्चों के मौत पर यह सवाल पूछा गया है कि बच्चों की जान पर प्रियंका गांधी जो हैं वो क्यों चुप हैं। तो वहीं कोटा से दूरी आखिर क्या है मजबूरी, बताएं प्रियंका गांधी। ये पोस्टर सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर ही नहीं बल्कि वाराणसी के कई स्थानों पर देखा गया है। लेकिन हम लोग इस वक्त वाराणसी के इंग्लिशिया लाइन स्थित उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला मुख्यालय पर हैं, जहां पर विशेष तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है। दीवारों के हर जगह पोस्टर चस्पा किया गया, आप देख सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय का जो मेन मुख्य द्वार है वहाँ पर भी पोस्टर चस्पा गया है। हालांकि रात को ही कुछ लोगों ने यहाँ पोस्टर यहाँ से उतारने की कोशिश की है, लेकिन कुछ निशान इसके बाकी रह गए हैं। तो ये सवाल पूछा गया है प्रियंका गांधी से कि जो कोटा में 104 बच्चों का मौत हुआ है उसके लिए प्रियंका गांधी अब तक वहां क्यों नहीं पहुंची, उनका दर्द बांटने क्यों नहीं पहुंची। क्योंकि प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं जो का के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी जो छात्र थे, मैं उनकी माँ की तरह हूँ, तो आखिर में जो मरने वाले बच्चे हैं वो उनकी माँ क्यों नहीं बन रही हैं। तो ऐसा ही सवाल यहाँ वाराणसी में पूछा गया है कि कोटा में जो बच्चे मौत से गुजर रहे हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका जो दर्द है वो बांटने के लिए प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुँची हैं। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18।
ईरान से अहम खबर, जहां जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान भर में शोक मनाया जा रहा है और यहां बाकायदा 3 रोज के शोक का ऐलान किया गया है। पीर के रोज होगी जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन और इस हमले पर ईरान ने अमेरिका को इंतकाम की धमकी दी है। सबसे अहम बात कि इजहार ताज़ियत करने आयतुल्लाह खामनेई भी जनरल कासिम के घर पहुंचे हैं। तो बेहद अहम खबर है ईरान से, जहां जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान भर में शोक का ऐलान किया गया है। 3 दिन के शोक का यहां ऐलान किया गया है। पीर के रोज़ जनरल कासिम की तदफीन होना है और इस हमले के बाद ईरान के रुख जो है वो जारहाना नज़र आ रहे हैं। अमेरिका को उसने इंतकाम की धमकी दी है। इजहार ताज़ियत करने आयतुल्लाह खामनेई भी जनरल कासिम के घर पहुंचे हैं। तो ईरान में 3 रोज के शोक का ऐलान किया गया है। जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर ईरान भर में शोक मनाया जा रहा है और ईरान ने इस हमले के बाद अमेरिका को इंतकाम की धमकी दी है और कहा है कि इसके नताइज जो हैं भुगतने के लिए अमेरिका अब तैयार हो जाए। ईरान सही वक्त पर सही जगह पर अब इसका जवाब देगा और इजहार ताज़ियत के लिए आयतुल्लाह खामनेई जनरल कासिम के घर पहुंचे हैं। और यूपी से अहम खबर, कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया है। दरअसल कनन गोपीनाथन अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे और कनन गोपीनाथन एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सरगर्म हैं। तो उन्हें जब वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्हें हिरासत में लिया गया है। अलीगढ़ से अहम खबर, जहां कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया। वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे और कनन गोपीनाथन एनआरसी एनपीआर के खिलाफ सरगर्म हैं। अलीगढ़ रवाना होने से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया। एक अहम खबर अलीगढ़ से, जहां कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया है। साबिक आईएएस कनन गोपीनाथन को हिरासत में लिया गया। वो अलीगढ़ के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। गोपीनाथन एनआरसी एनपीआर के खिलाफ सरगर्म रहे हैं और इंतजामिया ने अब उन्हें हिरासत में ले लिया है। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आता न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं